तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल है बालक का सामाजिक विकास। यानी कि बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो जन्म के समय कुछ नहीं जानता है, लेकिन समाज में रहने के लिए ही पैदा होता है। तो वो समाज में रहने के लिए अपने आप को कैसे ढालता है, अपने आप में कैसे नई नई चीज़ें सीखता है, समाज के बारे में, समाज के रीति रिवाजों को किस प्रकार सीखता है, और समाज में रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बच्चे में कैसे कैसे आती है जन्म के बाद समय के साथ साथ, वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। और इसके साथ हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? मौलिक विचार पर आधारित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये क्या विचार है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज में रहता है, लेकिन जन्म के समय वह शून्य होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। यह पाठ एक विकासवादी यात्रा का वर्णन करता है कि जीरो से एक सामाजिक प्राणी कैसे बनता है मनुष्य। इसमें ये प्रक्रिया ही हमें समझाएगा ये पाठ, कि कैसे एक नवजात शिशु समाज के संपर्क में आकर रीति रिवाज और मापदंडों को सीखता है। और आपके लिए अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अध्याय की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सामाजिक विकास एवं परिभाषा हम देखेंगे कि सामाजिक विकास का अर्थ क्या है। जो सामाजिक विकास बच्चे का होता है, उस सामाजिक विकास किसको कहते हैं वो समझेंगे। उसकी परिभाषा देखेंगे। बाल्यकाल में सामाजिक विकास की विशेषताएं, यानी कि जो बच्चे का बचपन होता है उस दौरान उसका जो है सामाजिक विकास है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। बाल्यकाल में जो विकास होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या कमियां क्या खामियां होती है, वो देखेंगे। पूर्व किशोरावस्था, यानी कि बाल्यकाल और पूर्व किशोरावस्था। अब देखिए बाल्यकाल कौन सा होता है? 0 से 6 वर्ष तक बाल्यकाल होता है, लेकिन और उसके बाद क्या होता है? 0 से 6 वर्ष तक हम बाल्यकाल मान सकते हैं, 6 वर्ष से बाद तक को भी बाल्यकाल मान सकते हैं, 11 वर्ष तक। लेकिन 12 से लेकर के 20 वर्ष तक हम उसको मानते हैं किशोरावस्था एक तरह से। तो ये जो इससे बीच का समय है, जैसे 10 से लेकर के और लगभग 13 साल तक का, इस 2-3 साल का जो संक्रमण काल होता है, जहाँ पे दोनों जो आयु हैं, बाल्यावस्था और किशोरावस्था जो मिलती है, इसको संक्रमण काल बोलते हैं, 10 से 13 साल की उम्र को। तो पूर्व किशोरावस्था, जो किशोरावस्था से पूर्व का जो समय है, संक्रमण काल की विशेष चुनौतियाँ और अवसर, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद विद्यालय की आवश्यकता क्या है और सामाजिक महत्व क्या है, विद्यालय स्कूल क्यों जरूरी है, आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों की अनिवार्य भूमिका किस प्रकार है, क्या है, इसको हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके महत्वपूर्ण अनुरोध क्या है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें, जो कि हम आपसे पहले भी कर चुके हैं और अब तक आपने कर भी लिया होगा। अब सामाजिक विकास एक परिचय। तो सामाजिक विकास क्या होता है ये हमने देखा था पॉइंट नंबर 1 में, हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कि सामाजिक विकास होता क्या है। तो जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक, वो जीरो होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। समाज के संपर्क में आने के बाद ही उसमें सामाजिकता आती है। सामाजिकता का मतलब है कि दूसरों के साथ व्यवहार किस तरह से करना है, कैसे रहना है, ये सब सीखना ही सामाजिकता है। अनभिज्ञता जन्म के समय होती है। हमें पता है कि बच्चा कुछ नहीं जानता, बच्चा परंपरा नहीं जानता, रीति रिवाज नहीं जानता, जातियों का क्रियाकलाप पूरी तरह से किस प्रकार होता है वो नहीं जानता। वह एक तटस्थ अवस्था में होता है, तो न सामाजिक है और न ही असामाजिक है। अनुकरण, तो अनुकरण मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी के पीछे पीछे चलना, उसकी विकास की प्रक्रिया है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चा सामाजिक परंपराओं का अवलोकन करता है। अवलोकन मतलब देखता है, अनुकरण मतलब उनके पीछे पीछे चलता है, उनकी फॉलो करता है चीज़ों को। अगर उसके पिता या माता मंदिर जाते हैं तो वो भी देखते हुए सीख जाता है। अब यह चरण उसके सामाजिक व्यवहार की नींव रखता है। नींव यानी कि शुरुआत यहीं से तो होती है, दूसरों को देख के ही सीखने से। परिपक्वता, जो कि लक्ष्य है हमारा कि सामाजिक बन जाए, पूरी तरह से परिपक्वता उसमें आ जाए। तो सामाजिक विकास का वास्तविक अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है। समायोजन अंतिम परिणाम है। तो समायोजन में क्या आता है? सरल शब्दों में सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक समायोजन है। समाज में घुलने मिलने की जो प्रक्रिया है वही समायोजन है। समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ये है। बच्चे का सामाजिक विकास एक क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, जिसमें परिवार, स्कूल और उसका जो समाज है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रत्येक चरण में बच्चा नए कौशल यानी कि नए नए हुनर सीखता है और अपनी सामाजिक समझ को विस्तृत करता है। तो ये हुआ हमारा सामाजिक विकास का परिचय कि इसमें कई 3-4 चरण होते हैं। अनभिज्ञता होती है जन्म के समय, अनुकरण होती है जन्म के बाद, वो देख करके लोगों को उसके पीछे पीछे चलता है, उनकी बातों को फॉलो करते हुए सीखता है। फिर परिपक्वता आती है धीरे धीरे, और अंत में समायोजन। तो अब हम देखेंगे विद्वानों की परिभाषाएं कि विद्वान इस बारे में क्या कह रहे हैं। सामाजिक विकास को समझने के लिए प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के दृष्टिकोण को जानना आवश्यक है। तो शिक्षा शास्त्री क्या कह रहे हैं इस बारे में, ये परिभाषाएं न इस अवधारणा को गहराई से समझने में मदद करती है। तो हम समझ लेते हैं, चलिए। हरलोक का दृष्टिकोण कहता है कि सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। अब सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास का मतलब है कि बच्चे का सामाजिक बनना। शारीरिक विकास का मतलब होता है कि शरीर जैसा होना चाहिए वैसा हो जाए तो वो विकास है। तो सामाजिक विकास का भी तो वही अर्थ हुआ ना कि समाज आपको जैसा बनाना चाहता है वैसा आप बन जाएं, तो सामाजिक विकास होता है। यही तो है सामाजिक प्रत्याशाएं। समाज की आपसे लेकर के क्या आशा है कि ऐसा नागरिक बने कि सबका सम्मान करे, छोटे बड़े में भेदभाव ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, अपना काम करे, समाज को देश को आगे लेके जाए। तो ये सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है। तो यही सामाजिक विकास है, उनको समझना, लोगों को समझना, लोगों की भावनाओं को समझना। हर लोग के अनुसार बच्चे को समाज की अपेक्षाओं को समझना और अपने उनके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता विकसित करनी होती है। यह केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि सामाजिक संदर्भ में उचित व्यवहार की समझ है। ठीक, अब हम समझते हैं चाइल्ड का विचार। ये चाइल्ड मतलब बच्चा नहीं, ये चाइल्ड एक विद्वान है, एक स्कॉलर है। ये अपने विचार में क्या कहते हैं, तो सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों, ग्रुप नॉर्म्स के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। समूह मानक भी वही है, समाज मानक मतलब नियम या एक तरफ से स्टैंडर्डाइजेशन। तो अब उस समूह में, समूह क्या है? समाज ही तो है समूह। उसके समूह मतलब क्या? उसके समाज। तो उसके समाज में किस तरह के नियम चलते हैं उसको वो सीख करके उसका पालन करने लगे, वही है सामाजिक विकास। चाइल्ड ने समूह के मानकों पर विशेष बल दिया है। प्रत्येक समाज और समूह के अपने विशिष्ट मापदंड होते हैं और बच्चे को उन्हें आत्मसात करना और सीखना पड़ता है। यही है, सिंपल। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? दोनों परिभाषाएं इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी जो संस्कृति, उसके आसपास का माहौल, उसकी जो भी है क्रियाकलापों के तरीके, तौर तरीके, उनके मानदंडों, समूह की अपेक्षाओं यानी कि सामाजिक एक्सपेक्टेशंस जो हमने यहाँ पे करी, उसके अनुसार व्यवहार करना सीखता है। यह एक सतत और जटिल प्रक्रिया है। एक मतलब सतत मतलब हमेशा चलती रहती है, समय के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, हमेशा ही चलती रहती है। ये तो जटिल यानी कि थोड़ी सी मुश्किल है इसको समझना, जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। तो समाज में हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित तो करेगा ही। अब हम देखते हैं बाल्यकाल की सामाजिक विशेषताएं। तो बच्चा बाल्यकाल में क्या क्या सामाजिक विशेषताएं रखता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, बाल्यकाल में उसका सामाजिक जीवन का जो समझ है वो कैसी होती है, तो उसको समझते हैं। 3 वर्ष की आयु के बाद बच्चे के सामाजिक विकास में उल्लेखनीय तेजी आती है। 3 वर्ष तक तो बच्चा बहुत ही भोला भाला होता है, उसको अपने पैरों पर चलना, खड़ा होना, बोलना भी नहीं आ पाता है। लेकिन 3 वर्ष के बाद जो विकास है उसमें वृद्धि बहुत तेजी से होने लगती है। इस चरण में बच्चा अपने परिवार की सीमाओं से बाहर निकलकर व्यापक सामाजिक संपर्क स्थापित करना शुरू करता है। 3 वर्ष तक तो बच्चा अपने परिवार में ही रहता है, तो उसकी जो संभावना है विकसित होने की, बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलेगा तो पूरी उम्र भी सामाजिक नहीं होते हैं कुछ बच्चे। लेकिन 3 वर्ष एक सामान्य उम्र है जिस बच्चा बाहर निकलने लगता है और अपने समाज को देखने लगता है कि समाज कैसा है, अपने परिवार को बाहर छोड़ के। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सामाजिक प्रक्रिया में? सामूहिक क्रिया, जिसमें 6 वर्ष की आयु तक बालक सक्रिय रूप से समूह में भाग लेना शुरू कर देता है। जैसे स्कूल जाता है तो बाहर के लोगों से मिलता है ना, वह अकेले खेलने की बजाय साथियों के साथ खेलना पसंद करता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? समूह में खेलने की प्रबल इच्छा होती है, सामूहिक गतिविधियों में रुचि बढ़ती है, साथियों के साथ समय बिताना आवश्यक हो जाता है। तो ये सामूहिक क्रिया के अंतर्गत आता है। सामाजिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? इसके माध्यम से बच्चों में विरोध, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और अनिच्छा जैसे महत्वपूर्ण भाव विकसित होते हैं। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी आता है कि मुझे भाग करके अपने दोस्त से आगे निकलना है खेल में। सहयोग करना है, अपने साथी को सहयोग करना है, सामने वाली टीम को एक तरह से हराना है, तो ये भी इच्छा बन जाती है। अनिच्छा यानी कि कई चीज़ों के प्रति उसकी रुचि और अरुचि भी विकसित होने लगती है।
तो दूसरों की भावनाओं को समझने का भी विकास होता है। उचित अनुचित का भेद करना सीखता है बच्चा, क्या गलत है क्या सही, और परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देना भी सीखता है। तो ये सामाजिक प्रतिक्रिया हो गई। प्रतिरोधी व्यवहार से मतलब है अस्वस्थता या सामान्य न होने पर बालक सिर हिलाना या होठ बंद करना जैसी प्रतिरोध दिखाता है। यह उसके व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण संकेत है। अपनी इच्छा व्यक्त करने की क्षमता आती है इससे। नकारात्मक भावों को दर्शाना सीखता है कि गुस्सा आया तो किस प्रकार से दिखाना है, और स्वतंत्र निर्णय लेने की शुरुआत करने लगता है अपने मन से। स्नेह की अपेक्षा यानी कि उसको लाड प्यार की इच्छा या लाड प्यार की आशा होती है बच्चे को कि उसको लाड प्यार मिले। तो इस आयु में बालक दूसरों से सहानुभूति और प्यार की तीव्र इच्छा रखते हैं। भावनात्मक सुरक्षा उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता पिता से लगाव की गहनता होती है, प्रशंसा की स्वीकृति और आवश्यकता होती है कि वाह भाई बहुत अच्छे। इससे उनका मनोबल बढ़ता है और भावनात्मक समर्थन की खोज होती है। तो ये बच्चों की बाल्यकाल की सामाजिक विशेषता होती है। उनके सामाजिक जीवन और सामाजिक समझ जो है बाल्यकाल में इस प्रकार की होती है, और उसमें 4 प्रकार की क्रियाएं होती है। अब विशेष टिप्पणी में हम देखते हैं कि बालक की सामाजिक परिपक्वता मुख्य आधार उसकी सामाजिक प्रतिक्रिया का विकसित होना होता है। शिक्षकों और अभिभावकों को इस प्रकार विशेष ध्यान देना चाहिए। और अब हम देख रहे हैं बाल्यकाल की सामाजिक विशेषताओं का दूसरा भाग, कि बच्चे बाल्यकाल में सामाजिक विशेषताओं में और क्या क्या बातें होती है जो उनमें विकसित होती है। तो अब है समूह के प्रभाव और सामाजिक व्यवहार के विकास में यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एक जो टीम का भाव होता है ना, वो बाल्यकाल में बनना शुरू हो जाता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी टीम में है, और सामने वाला है जो मेरी टीम में नहीं है, मुझे उसको हराना है। तो ये जो भावना है ये बाल्यकाल में आती है। बच्चा अब केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता बल्कि व्यापक सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। जैसे कि हमें पता है बच्चा 6 साल से स्कूल जाने लगता है तो परिवार से बाहर निकल के अन्य सामाजिक संबंध भी बनाता है। तो 5वां जो पॉइंट है वो है समूह में खेलना। 4 से 7 वर्ष की आयु में बालक छोटे दलों में खेलता है और साथियों के साथ समय बिताता है। यह उसके सामाजिक कौशल विकास का महत्वपूर्ण चरण है। 2 से 5 साल के छोटे बच्चों का समूह बनता है। समान रुचियों वाले साथियों को चुनना। अगर कोई गाड़ी से खेल रहा है तो वो भी उसके साथ गाड़ी से जाके खेलेगा। वो अगर कोई बॉल से खेल रहा है तो उसके साथ जाके गाड़ी वाला बच्चा नहीं खेलेगा। समूह में अपनी पहचान बनती है, एक तरह से जानने लगते हैं उसको, और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया सीखता है कि एक टीम के रूप में सबको मिलजुल के एक साथ आके कैसे निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना है, तो वो भी सीखता है खेल खेल में बच्चा। अब दल के प्रति वफादारी, अपनी टीम वालों के साथ एक तरीके से भाईचारे का भावना रखना और उनका साथ देने की भावना, ये होती है दल के प्रति वफादारी। बालक अपने समूह के सदस्यों की बात मानता है और उनके प्रति वफादार रहता है। यह सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रारंभिक रूप है। जैसे समाज के प्रति हमारे कुछ नियम कायदे कानून होते हैं ना, तो उसी प्रकार ये यहीं से शुरू हो जाता है कि मेरी टीम है तो मैं इनका साथ दूंगा। वैसे ही बड़े लेवल पर यह समाज के रूप में होती है। अपने समूह के नियमों का पालन करता है। समूह के हितों की यानी कि उसके भले की या उसके अच्छाई की सोचता है, समूह के उसकी अपनी टीम के बारे में। साथियों के साथ खड़े रहना मतलब उनका साथ देना, और समूह की पहचान को महत्ता देना। अब उसकी समूह की जो एक तरह से आन बान शान है उसके लिए खड़ा होना इसी उम्र में शुरू हो जाता है। प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार से मतलब है कि किसी चीज़ पर अपना अधिकार जताना, दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की भावना विकसित होती है। बालक चाहता है कि साथी उसके निर्देशों का पालन करे और उसकी बात माने। तो नेतृत्व करने की इच्छा आती है, वो लीडर बनने की इच्छा जो यहीं से शुरू हो जाती है। खेलों में नियम बनाने की कोशिश होती है कि ऐसे मत करो, ये चीटिंग है, ये है। दूसरों को निर्देशित करने का प्रयास किया जाता है कि तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे खेलो। अपनी बात मनवाने की जिद भी इसी उम्र में आती है, और ये सब होता है बाल्यकाल में। तो बाल्यकाल के 7वां पॉइंट क्या होता है सामाजिक जीवन का? प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार। अब सहयोग की भावना भी एक पॉइंट होता है। तो बाल्यकाल में सहयोग यानी कि कोऑपरेशन और त्याग की भावना का विकास शुरू होता है। बच्चा समझने लगता है कि मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम आते हैं। कोऑपरेशन यानी कि एक दूसरे के सहयोग से, और त्याग यानी कि अगर मुझे किसी प्रकार का कोई सुख या कोई चीज़ या कोई सुविधा छोड़नी है, कोई त्याग करना है और उससे मेरी टीम का भला हो सकता है तो वो ये, या फिर मेरे साथियों का भला हो तो वो ये करने को तैयार हो जाता है। तो ये भी इसी उम्र में सीखता है। जिससे साथियों की मदद करना, सामूहिक लक्ष्यों के लिए काम करना, जैसे कोई टीम है गेम के अंदर तो वो अपनी टीम के लिए खेलेगा। अपनी वस्तुएं साझा करना, बच्चे अपना खाना साझा करते हैं, दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
दूसरों की भावनाओं को सम्मान करना। तो ये थे हमारे बाल्यकाल में भावनाओं के या संवेगात्मक विकास के या फिर एक प्रकार से सामाजिक विकास के 8 पॉइंट, ये हमने समझे। अब बाल्यकाल के सामाजिक विशेषताओं के तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे अगले 4 टॉपिक्स। तो इसमें नैतिक विकास और प्रतिस्पर्धी भावनाओं का बाल्यकाल के अंतिम चरण की विशेषता है। इस दौरान बच्चे में जटिल सामाजिक विकसित होते हैं। जटिल सामाजिक विकास में क्या क्या आता है? सामूहिक सूझबूझ का विकास होता है। और सामूहिक सूझबूझ के अंतर्गत क्या आता है? सामूहिक सूझबूझ के अंतर्गत आता है बालक अब स्वार्थी व्यवहार से आगे बढ़कर शिष्टाचारी बनता है। उसमें सोशल इंसाइट या सामाजिक समझ का विकास होता है। सामाजिक समझ आती है, समाज के प्रति वफादारी या समाज में मेरी ड्यूटी है, मेरा क्या कर्तव्य है, वो भावना समझने लगता है। दूसरों की भावनाओं की समझने की क्षमता आती है। सामाजिक परिस्थितियों को पढ़ना सीखता है। उचित अनुचित का निर्णय लेना सीखता है। शिष्टाचार और सभ्यता बोलने में, दूसरों को एक तरह से गाली ना देना, साथियों के साथ अच्छे से व्यवहार करना और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना, ये सब सीखने लगता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी गए हैं और अपने चॉकलेट के लिए जिद करने लगता है या फिर मेहमान के घर में जाकर के रोने लग गया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो ये समझने लगता है बाल्यकाल में कि ये दूसरों का घर है, मुझे यहाँ पे ये नहीं करना है। तो ये सामाजिक सूझबूझ का विकास यहाँ से शुरू हो जाता है। अब नेता बनने की इच्छा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बालकों में नेतृत्व करने की इच्छा होती है, लीडरशिप, दूसरों को जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर होते हैं, समूह को दिशा देने की कोशिश करते हैं, निर्णय लेने में आगे रहते हैं और दूसरों को निर्देश भी देते हैं कि तुम ऐसा करो, दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब स्पर्धा एवं प्रतियोगिता में क्या होता है? दो बालकों या दो समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की भावना स्पष्ट रूप से देखी जाती है। यह स्वस्थ विकास का संकेत है। खेलों में जीतने की इच्छा होने लगती है कि मैं उससे आगे निकलूंगा। अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना कि मैं कैसे सुधार अपने आप में कर सकता हूँ। दूसरों से तुलना करना कि वो अच्छा खेल रहा है, वो बुरा खेल रहा है। इस प्रकार का जो दिमाग चलना उसका शुरू हो जाता है। इसको हम स्पर्धा या प्रतियोगिता का जो है उसमें एक प्रकार से बीज अंकुरित होने लगता है। दूसरा, चुनौतियों को स्वीकार करना कि तुम जीत के दिखाओ। तो ये इस प्रकार से भी चुनौतियाँ बच्चे लेना सीख जाते हैं। सहकारिता की परिपक्वता यानी कि मिलजुल कर काम करने की जो इच्छा है उसको सहकारिता या कोऑपरेशन बोलते हैं। तो ये भी इसी उम्र में आती है। मिलजुल कर काम करने की भावना इस अवस्था की मुख्य पहचान है। ये सामाजिक परिपक्वता का मुख्य लक्षण है। अब समाज का मतलब ही एक दूसरे के साथ व्यवहार रखना है, मिलजुल कर काम करना है, दूसरों के साथ आदान प्रदान, अपने दुख सुख, अपने संसाधन, अपनी भावनाओं को, इन सब का करना। तो वो एक तरीके से करना बच्चा बाल्यकाल में सीख जाता है। इसमें क्या आता है? सामूहिक परियोजनाओं में भागीदारी, जिम्मेदारियों को बांटना, टीम की भावना का विकास और सामूहिक सफलता में खुशी। अगर उसकी टीम जीतती है तो वो खुश होता है। आपने छोटे बच्चों में ये देखा होगा, 6 से 8 साल के बीच में ये होने लगता है। अब क्या है? सभी विशेषताएं मिलकर बालक को एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति बनाने की दिशा में ले जाती है और शिक्षकों और अभिभावकों को इन विशेषताओं को पहचानना और प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हमारी अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि हम उसको, इस चीज़ को समझें और उसका विकास करने में सहयोग करें। तो ये हमने देखे 12 पॉइंट्स, और ये 12 पॉइंट्स किस बारे में थे? बाल्यकाल की सामाजिक विशेषताएं। और अब हम देखेंगे पूर्व किशोरावस्था की सामाजिक विशेषताएं। पूर्व किशोरावस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है 11 से 18 वर्ष तक, और बाल्यावस्था होती है 6 से लगभग 11 वर्ष के बीच में, और 12 से 18 तक किशोरावस्था होती है, या 20 तक मान लीजिए। तो इसके बीच में जो थोड़ा सा समय होता है ना, 10 से 13 साल के आसपास, थोड़ा इसका मिला करके पूर्व किशोरावस्था। तो इसमें भी कुछ सामाजिक विशेषताएं होती है। उसमें क्या क्या देखते हैं हम? यह एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल है। संक्रमण मतलब ऐसा नहीं, बीमारी वाला संक्रमण नहीं, लेकिन दो, जो जैसे एक ये अवधि है, एक ये अवधि है, तो इसमें ऐसा काल जो थोड़ा इसका हो, थोड़ा इसका हो, ये वाला टाइम, जहाँ पे दोनों एक तरह से सुबह से शाम, शाम से सुबह होने का जो समय होता है ना, इस तरह से बाल्यकाल और किशोरावस्था के बीच की जो अवधि होती है, ये वाला टाइम, इस टाइम को संक्रमण काल बोलेंगे। तो इसमें हम देखते हैं पूर्व किशोरावस्था में क्या है? सामाजिक चेतना आती है। उसमें लड़के लड़कियां समाज में अपना विशिष्ट स्थान ढूंढते हैं और दूसरों से प्रशंसा तथा स्वीकृति की इच्छा रखते हैं। अपनी सामाजिक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों के समूह में स्वीकृति की आवश्यकता लगती है कि बच्चे, उनके जो साथ वाले हैं, उसके दोस्त हैं, उनको स्वीकार करें, अच्छा महसूस करें उनके साथ। वो उसको एक तरह से महत्वपूर्ण बनने की भावना भी उनमें होती है।
अपने व्यवहार पर दूसरों की राय का महत्व, सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता होती है कि वो लोग क्या कहेंगे, कोई देख लेगा, कुछ हमें बोलेगा, ये सब सोच रहती है इस उम्र में। समाज सेवा की भावना भी आती है पूर्व किशोरावस्था में, 10 से 12 साल की उम्र में बच्चों में। तो समाज में किशोरों में समाज सेवा की परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वे दूसरों की मदद करने में गर्व महसूस करते हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि, ज़रूरतमंदों की सहायता करने की इच्छा होती है, सामाजिक परिवर्तन लाने की चाह होती है। और स्वैच्छिक गतिविधियों में भागीदारी, जो नैतिक मूल्यों की क्रियान्वयन करना, जैसे बच्चे एनसीसी में भर्ती होते हैं और जो एक तरह से स्काउट गाइड्स होते हैं उनमें भी भर्ती होते हैं, और वो साफ सफाई का या फिर देश के प्रति कार्य करने के जो कार्य होते हैं वो भी इसी उम्र में शुरू होते हैं, तो वो बच्चे करना चाहते हैं। अब धार्मिक विकास भी होने लगता है उसका इस उम्र में। क्या है? धार्मिक विकास की रुचियां बचपन के विपरीत अब किशोरों में भक्ति भावना भी जागने लगती है और धार्मिक रुचि गहराई से विकसित होती है। वे आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार करने लगते हैं। अब अमूर्त विचार जो होते हैं ना, अमूर्त विचार जो एक तरह से संसार में फिजिकल रूप में नहीं होते। छोटा बच्चा तो जो चीज़ें सामने दिखती है सिर्फ उस बारे में विचार करते हैं, लेकिन जो ये अवस्था है पूर्व किशोरावस्था, उसमें भगवान क्या है, कहाँ रहते हैं, हम कहाँ से आए, इस तरह के सवाल बच्चे करने लगते हैं। तो ये चीज़ें अमूर्त जो सवाल है उस पर सोचना लगता है। धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा बनती है उसमें, नैतिक प्रश्नों पर चिंतन करने लगता है, जीवन के उद्देश्य की खोज करता है कि हमारा जीवन क्यों है, हम जिंदा क्यों हैं, हमारा जीवन का मतलब क्या है। मूल्यों और विश्वासों का पुनर्मूल्यांकन करने लगता है कि ये जो नियम है हम ऐसा करते हैं, झूठ नहीं बोलना है तो क्यों नहीं बोलना है, ये सब सोचने लगता है बच्चा। जो आध्यात्मिक अनुभवों में रुचि आती है उसको, मंदिर जाने में, पूजा पाठ करने में या फिर इस प्रकार के कार्यों में। जीवन दर्शन का निर्माण होता है, नैतिकता, आदर्श और अच्छे बुरे का अंतर समझकर किशोर अपने जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं। जीवन दर्शन का मतलब है कि वो अपने जीवन में क्या चीज़ें सही मानता है, क्या चीज़ें बुरी मानता है, अपने जीवन को कैसा जीना है। एक चोर की तरह भी जीवन दर्शन हो सकता है कि कुछ नहीं होता, पाप पुण्य सब ऐसा ही होता है, अपने मज़े करो ज़िंदगी में, पैसा लूटो दूसरों से। और ऐसी भी सोच हो सकती है, तो वो भी उसका जीवन का दर्शन हो सकता है। ऐसी भी हो सकती है कि नहीं, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमें अपने दम पर खड़ा होना चाहिए और मतलब अपनी मेहनत से काम करना चाहिए। अब व्यक्तिगत मूल्य प्रणाली का विकास होता है, इससे हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ विकसित करता है। नैतिक निर्णय लेने की क्षमता आती है कि ये काम सही है या गलत मैं करूं या नहीं। जीवन लक्ष्यों की स्पष्टता होती है कि मुझे जीवन में क्या करना है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद है आदर्शवादी सोच का उदय होता है, आदर्शवाद उसमें पैदा होने लगता है। सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता है कि अगर समाज में कोई अच्छा बुरा घटना होती है तो उसके प्रति भी वो संवेदनशील हो जाता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है यहाँ पे, यह संक्रमण काल बेहद संवेदनशील होता है। किशोरों को उचित मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि वे स्वस्थ सामाजिक पहचान और मजबूत नैतिक आधार विकसित कर सकें। संक्रमण काल है, बहुत संवेदनशील होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें बिगड़ भी सकता है बच्चा और अच्छे रास्ते पर भी जा सकता है। तो किशोरों को मार्गदर्शन, उसको जो देख रेख है, उसको एक तरीके से सुझाव मिलना और उसको समझाने बुझाने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है। ठीक, तो ये हमने देखा पूर्व किशोरावस्था में सामाजिक विशेषताएं। अब हम देखेंगे विद्यालय की आवश्यकता आधुनिक संदर्भ में, स्कूल की क्या जरूरत है हमें। तो आज का युग जटिलताओं, तीव्र तकनीकी विकास और वैज्ञानिक प्रणाली का युग है। जटिलताओं यानी कि हर चीज़ में बहुत मुश्किल, एक तरीके से समझना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत जटिल होती है चीज़ें। वैज्ञानिक प्रगति का युग है, विज्ञान बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें, तकनीकें आ रही है। तो ऐसे वातावरण में केवल अनौपचारिक साधन जैसे परिवार और बच्चों को संपूर्ण शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। घर पे सब कुछ नहीं सीख सकते, बच्चों को बाहर निकलना जरूरी है। तो विद्यालय एक संगठित, सुव्यवस्थित और व्यापक शैक्षणिक वातावरण प्रदान करते हैं, इसलिए जरूरी है। इतने सब माहौल में विद्यालय से ही सीखा जा सकता है। विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका, विद्यालय की जरूरतें क्या है, विद्यालय क्या क्या करता है, ये जरूरी बातें, तीन कुछ पॉइंट है, हम देखते हैं। सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, सांस्कृतिक मतलब हमारे आसपास का माहौल, परिवेश, जो भी संस्कृति हम फॉलो करते हैं उसका हस्तांतरण यानी पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी को देना। हस्तांतरण, हाथों का परिवर्तन। हाथों का मतलब किसके हाथ में कमान रहेगी, किसके हाथ में कंट्रोल रहेगा, उसका परिवर्तन होता है, तो उसको ट्रांसफर बोलते हैं एक तरह से।
व्यापक सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान, कौशल और मूल्यों को केवल व्यवस्थित और संगठित शिक्षा के माध्यम से अगली पीढ़ी सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है। तो विद्यालय की आवश्यकता का एक पॉइंट ये भी हो गया। दूसरा, सुव्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण। विद्यालय में प्रशिक्षित और कुशल शिक्षकों द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्रदान की जाती है, जो घर पर संभव नहीं है। अलग अलग विषय के शिक्षक पढ़ाते हैं, घर पे क्या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश या फिर अन्य भाषाएं, ये सब इतना घर पे सब सिखाना मुश्किल है। विद्यालय पर इस सब का ढांचा बना होता है, सब सुविधा होती है, तो वहाँ पे ये सब सीखना आसान होता है और व्यवस्थित होती है सब कुछ। और वहाँ पे वातावरण ही सिर्फ सीखने वाला ही होता है। समाज के आदर्शों की पूर्ति, समाज में आदर्श जो है उसकी पूर्ति करवाने में विद्यालय कैसे महत्वपूर्ण है। तो विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो समाज के आदर्शों, जो समाज ने जो अच्छे बुरे के नियम बना रखे हैं, वो समाज को उम्मीद क्या होती है एक व्यक्ति से, वो उपेक्षाएं यानी अपेक्षाएं और सामाजिक हितों की, समाज को अच्छे से कैसे चलाना है, उस चीज़ों की पूर्ति के लिए विशेष रूप से स्थापित की जाती है स्कूल में हमें सारी बातें सिखाई जाती है, तो इसलिए स्कूल जरूरी है। अब प्राचीन बनाम आधुनिक परिप्रेक्ष्य। प्राचीन समय में क्या होता था और आज आधुनिक समय में यानी मॉडर्न टाइम में क्या होता है, तो इसको हम समझेंगे। तो प्राचीन समय, पहले के समय परिवार में ही शिक्षा का केंद्र था। जो शिक्षा जो भी होती थी वो परिवार में ही हो जाती थी। जीवन सरल था और आवश्यक कौशल सीमित थे, जिन्हें परिवार के भीतर ही सिखाया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, अपने खाने की व्यवस्था करना, अपने लिए रहने के लिए आवास या घर की व्यवस्था करना, और अपने जीवन के मतलब इस तरह की छोटी मोटी कमाई कर लेना कि उसका जीवन आसानी से चलता रहे। लेकिन आज बहुत सारी जटिलताएं आ गई, हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमें वाहन भी चाहिए, हमें आवास भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए, हमें तकनीकी रूप से हर प्रकार के साधन संपन्न चाहिए, फ़ोन, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चाहिए होता है। और इन सब की चीज़ें हमें इतनी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है कि सब चीज़ हम घर पे नहीं सीख सकते और ना ही घर पे कर सकते हैं। तो आधुनिक युग में ये चीज़ें बदल गई है, तकनीक की क्रांति हो गई, ज्ञान का विस्फोट हो गया, इतना ज्ञान हो गया, मेडिकल अलग फील्ड हो गया, साइंस हो गई, न्यूक्लियर साइंस हो गई, मतलब इतने सारे ज्ञान के टॉपिक हैं। पहले बहुत कम नॉलेज लोगों को होता था, बहुत कम किताबें होती थी और इतना ज़्यादा विस्तृत ज्ञान का भंडार हमारा नहीं था। और जटिल सामाजिक संरचना के कारण औपचारिक विद्यालय शिक्षा अनिवार्य हो गई। ऐसा नहीं है घर पे जो थोड़ा बहुत सीख लिया वो काम आएगा, ऐसा नहीं है। तो विशेषज्ञता की आवश्यकता बड़ी, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सब काम को करने में, सिखाने में विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो, वही बच्चे को सिखा सकता है। अब एक जो आदर्श विद्यालय है वो कैसा होना चाहिए, एक जो जिस प्रकार का विद्यालय की भावना सोची गई है वो विद्यालय कैसा हो। विद्यालय में समाज का शुद्ध और आदर्श रूप प्रतिबिंबित होना चाहिए। यह बच्चों को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करने का माध्यम है, लेकिन एक सुरक्षित और मार्गदर्शित वातावरण में। समाज के लिए तैयार करने के लिए एक प्रकार से नर्सरी है विद्यालय, लेकिन ऐसे रूप में जैसा शुद्ध, जैसा समाज है वैसा ही हमें विद्यालय को रखना चाहिए और उसमें सुधार की संभावना होनी चाहिए। तो ये ऐसा विद्यालय को इस प्रकार का होना चाहिए। अब विद्यालय क्या है, विद्यालय भी तो अपने आप में एक छोटा समाज है। और समाज क्या है, समाज व्यक्तियों का आपस में जो भी संबंध होते हैं, जो भी आदान प्रदान होता है भावना का, भाषा का, किसी भी प्रकार से, तो वो भी समाज है। तो विद्यालय में भी तो ये सब होता है, छोटे बच्चे वहाँ मिलते हैं, दोस्त बनाते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और साथी भी बनते हैं, दोस्त भी बनते हैं, सब एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं। तो वो भी एक छोटा समाज है। स्कूल एक लघु समाज है, किसने कहा, डॉक्टर जॉन डीवी ने। जॉन डीवी क्या कहते हैं कि स्कूल एक लघु समाज है, मिनिएचर सोसाइटी है। महान शिक्षा शास्त्री डॉक्टर जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का लघु स्वरूप बताया है। इसका अर्थ है कि विद्यालय में वर्तमान समाज की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं, आवश्यकताएं, मूल्य और संस्कृति छोटे बड़े पैमाने पर प्रस्तुत होती है। समाज में अगर पुलिस होती है तो बच्चे स्कूल में चोर पुलिस खेलते हैं छुट्टी के टाइम। तो एक तरह से समाज की फोटोकॉपी होती है, समाज का छोटा रूप होता है विद्यालय। तो समाज की आवश्यकता क्या क्या है वो उसमें होती है, मूल्य होती है, जैसे चोरी ना करना, बुरा किसी को दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना, इस प्रकार से। संस्कृति, जिस प्रकार के संस्कृति बाहर समाज में होती है वैसी ही संस्कृति विद्यालय में भी होती है। तो ये है। अब विद्यालय क्या है, समाज का दर्पण है। विद्यालय समाज की एक सूक्ष्म प्रतिकृति है, यानी कि फोटोकॉपी है, जहाँ बच्चे सामाजिक व्यवहार, नियम और कानून और मूल्य सीखते हैं। सामाजिक संरचना का प्रतिनिधित्व करती है विद्यालय।
विभिन्न पृष्ठभूमियों से छात्रों का मिलान। कोई विद्यालय, अब भारत में मान लो ऐसी केंद्रीय विद्यालय होते हैं, तो उसमें एक बच्चा यहाँ से केरल से भी हो सकता है, दूसरा बच्चा आसाम से हो सकता है, तीसरा बच्चा राजस्थान से हो सकता है। तो ये बहुत सारी पृष्ठभूमि यानी कि बहुत सारे बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ मिलते हैं, तो वो भी अलग अलग बातों को सीखते हैं। वास्तविक जीवन स्थितियों का अनुभव मिलता है समाज में। तो विद्यालय समाज का दर्पण है। सामाजिक गुणों का विकास यहाँ पे होता है। समाज में जो गुण हमें चाहिए होते हैं तो वो स्कूल में डेवलप होते हैं हमारे सामने। तो विद्यालय में सहानुभूति, दूसरे की जो है एक तरह से फीलिंग को समझना, सहयोग करना, लीडरशिप करना, दूसरों को एक साथ लेकर चलना और जिम्मेदारी निभाने जैसे गुण यहाँ पे मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। टीम वर्क करना, सहयोग का अभ्यास करना, नैतिक मूल्यों का आत्मसात करना और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की समझ कि सब की बात को मान करके आगे चलना। ऐसा नहीं कि एक कोई अपनी बात को मनवाए, उस पर रोब चलाए। तो ये सारे गुण हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं। सामाजिक कौशलों के निर्माण में क्या आता है? विद्यालय में बच्चे संवाद, समस्या समाधान, संघर्ष प्रबंधन और सामाजिक समायोजन जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करते हैं। प्रभावी संचार क्षमता सीखते हैं, सामूहिक निर्णय लेने का अनुभव सीखते हैं और विविधता का सम्मान करना, ये सब सीखते हैं कि अलग अलग है तो भी क्या हुआ, वो सब अच्छे हैं, सब अच्छे के लिए है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना। नहीं कि विविध होकर के भी, जैसा हमने ये उदाहरण लिया कि एक बच्चा राजस्थान से, एक असम से और एक केरल से भी है, तो उनको एक तरीके से समान भाव से देखना, उसका इस तरह से मजाक ना उड़ाना कि तुम ऐसे हो, तुम काले गोरे पीले हो। ये भावनाएं विकसित होती है स्कूल के अंदर कि विविधता में समानता। तो अब हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे होता है समाप्त। यहाँ तक हमने जो पढ़ना था वो सब हमने कर लिया है। अब हम करेंगे इसके आगे हमारा टेस्ट, जो इससे हमें पता लगेगा कि इस चैप्टर के हमने अंदर जो भी किया है वो हमें कितना सटीकता से याद रहा है, कितना सीख पाए हैं। तो आप बताइए, हरलोक के अनुसार सामाजिक विकास का मुख्य लक्ष्य क्या अर्जित करना है? हरलोक ने क्या बताया कि सामाजिक विकास में हमें क्या प्राप्त करना होता है, क्या अर्जित करना होता है, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होता है? हमने अभी अभी पढ़ा था, आप याद करके इसका उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, स्कूल समाज का दर्पण है, जो कि अभी हमने यहीं पढ़ रखा है, इसी स्लाइड में आपके सामने लिखा हुआ है। इस कथन के आलोक में आधुनिक तकनीकी युग में विद्यालय की बदलती भूमिका को स्पष्ट करना है कि विद्यालय इस आज के युग में, इस बदलते युग में, इतने तकनीकी युग में क्यों जरूरी है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी नीड हमें क्यों है। तो आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने इस वीडियो को पूरा कर लिया है, इसके 2 सवाल भी कर लिए हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। और वेबसाइट के लिंक के साथ साथ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक है, फिर वीडियो आपका समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका